नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक और नई क्लास लेके आए बाल व्यवस्था एवं बाल विकास की। जी हाँ दोस्तों, जिसका कोड होता है 801। बाल व्यवस्था एवं बाल विकास सब्जेक्ट का नाम है। ये आपकी 4th क्लास है, यानी चौथी क्लास है। इससे पहले हम आपकी 3 क्लास करा चुके हैं, तो ये चौथी क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हम जो क्लासेस करा रहे हैं आपको, इनमें सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये 2026 की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बंटी क्लास यूट्यूब चैनल के नोट्स परचेज कर लो। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। आपको सब चीज़ मिलेगी MPDL फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में। ठीक है, तो आप कोर्स परचेस कर लो, नोट्स ले लो जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। इससे पहले हम 11वें क्वेश्चन पे छोड़े थे तीसरी क्लास को, अब 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आप 12वें क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होता है, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आंसर आप अपने आप भी दे सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करें, उसके बाद आंसर को समझें। ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो क्रियात्मक विकास को कैसे प्रभावित करता है, यही आपको इसमें बताना है। जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो क्रियात्मक विकास को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर देखेंगे। जैसे आपने प्रश्न को समझा कि बच्चे का शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो उसका जो क्रियात्मक विकास है, बच्चे का जो विकास होगा वो किस तरीके से प्रभावित होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको बतानी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध बच्चे के क्रियात्मक विकास से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों की गतिविधियों का विकास करना। क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है? शरीर के अंदर जितनी भी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं और अंग हैं, उन सभी की गतिविधियों का विकास है। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु जैसे कि पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य होता है बच्चे का, तो उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है, तो ये पॉइंट के माध्यम से समझाया, यानी कि 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में मांसपेशियां मजबूत होती हैं। स्वस्थ शरीर होता है बच्चे का, तो उसमें क्या होता है, मांसपेशियां कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं, जिससे बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसे कार्य आसानी से कर लेता है। ठीक है, अगर उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी तो वो अच्छे से कूद लेगा, दौड़ लेगा, चल लेगा। ठीक है, ये किस कारण होता है, ये स्वस्थ शरीर के कारण होता है। ठीक है, अगर आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। आपको बस समझना है आंसर को। आप इसे बहुत ही आसान सरल भाषा में हमने लिखे हैं, आप इसी टाइप के नोट्स भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है समन्वय, यानी समन्वय बेहतर होता है। समन्वय बेहतर कैसे होता है? अच्छा स्वास्थ्य मस्तिष्क और शरीर के बीच तालमेल बढ़ाता है। अच्छा जो स्वास्थ्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बीच कैसा क्या करता है, तालमेल अच्छा बढ़ाता है, जिससे हाथ पैर का संतुलन सुधरता है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऊर्जा स्तर अधिक रहता है। ऊर्जा स्तर अधिक रहता है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा स्तर में स्वस्थ बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे उनका अभ्यास बढ़ता है और क्रियात्मक कौशल जल्दी विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, बीमारियां विकास को रोकती हैं। बीमारियां विकास को रोकती है। यदि बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो वह शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है, जिससे विकास धीमा हो जाता है। अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएगा, जैसे दौड़ना, कूदना और भी अन्य गतिविधियां, उनमें भाग नहीं ले पाएगा, जिससे उसका विकास कैसा होगा, धीमा होगा। ठीक है, विकास की गति कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट उदाहरण सहित समझे साथी। उदाहरण, कुपोषित बच्चा देर से चलना सीखता है। जिस बच्चे को कुपोषण की बीमारी है वो धीरे धीरे चलेगा, उसे चलने में टाइम लगेगा, जबकि स्वस्थ बच्चा होता है वो
बच्चा कैसा होता है, समय पर चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो स्वस्थ बच्चा होता है वो समय पर चलना स्टार्ट कर देता है। निष्कर्ष की बात करें, यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य क्रियात्मक विकास की नींव होता है। क्या होता है साथियों, ये लाइन अगर आप लास्ट में लिख दोगे ना, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य क्रियात्मक विकास की नींव होता है, तो एग्जामिनर इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है क्वेश्चन को और अच्छे से लिखा हुआ है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य क्रियात्मक विकास की नींव होता है। नींव मजबूत है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12वीं का दूसरा क्वेश्चन देखें। अच्छा आहार क्रियात्मक विकास को कैसे सहायता करता है। अच्छा आहार यानी अच्छा भोजन क्रियात्मक विकास को कैसे सहायता करता है, किस प्रकार से सहायता करता है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आंसर देखेंगे। अच्छा आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देता है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। ठीक है, अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा आहार करेंगे तो आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से होगा। ठीक है, और मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे, जो कि कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे। प्रोटीन मांसपेशियां मजबूत करता है। प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। प्रोटीन में आपका दाल, दूध, अंडा आदि से मांसपेशियां कैसी होती हैं, विकसित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है। तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। दूध, दही, पनीर से हड्डियों का विकास होता है जिससे चलना फिरना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा आहार में आता है। जो अच्छा भोजन होता है जैसे दूध, दही, ये क्या है, एक अच्छा आहार। पनीर, चावल, दाल, ये अच्छा आहार है। ठीक है, अगर आप अच्छा आहार करते हो तो आपको कैल्शियम मिलेगा, अच्छा प्रोटीन मिलेगा, तो जिससे आपका शरीर कैसा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा बच्चे को खेलकूद के लिए ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। मस्तिष्क का विकास में सहायता, मस्तिष्क विकास में सहायता, तो विटामिन और खनिज ध्यान संतुलन और प्रतिक्रिया क्षमता सुधारते हैं। ठीक है, विटामिन और खनिज क्या करते हैं, संतुलन और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करते हैं। ठीक है, उदाहरण समझे, संतुलित आहार लेने वाला बच्चा खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है। कैसा प्रदर्शन करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है। यहाँ पे आप निष्कर्ष देखेंगे, पूरे आंसर का निष्कर्ष समझे आप। संतुलित आहार क्रियात्मक विकास को तेज और संतुलित बनाता है। ठीक है, क्रियात्मक विकास को कैसा करता है, तेज और संतुलित करता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा को आपको अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आपको यही नहीं पता रहता है कि हम लिखें क्या, क्योंकि प्रतिस्पर्धा वाले ऐसे शब्द आपने कभी कभी सुने होते हैं, लेकिन इनके आंसर बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है प्रतिस्पर्धा क्या है। तो प्रतिस्पर्धा वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। कोई लक्ष्य यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, या बच्चे होते हैं, या बालक होते हैं, कोई भी होते हैं, जिनका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास करते हैं, बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वही क्या है, एक स्पर्धा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा है ये। तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से भी समझाऊंगा। अगर आपसे 2 से या 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे पॉइंट भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा एक बेहतर प्रदर्शन करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। कैसे, 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप 3-4 बच्चों में से अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा होता है ग्रुप में। ठीक है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मेहनत और अभ्यास आदत डलती है। ठीक है, मेहनत और अभ्यास की आदत डलती है। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है। ठीक है, 3-4 बच्चे एक साथ काम करते हैं, एक ही लक्ष्य होता है, तो उनमें से हर एक बच्चा चाहता है कि मैं इस लक्ष्य की तरफ पहुंचूं, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, तो इसकी भी क्या होती है, इच्छा बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपको मान लीजिए टीचर बनना है तो 4-5 बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, तो 4-5 बच्चे अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे कि मैं टीचर बन जाऊं, 2026 में मैं टीचर बन जाऊं। आपकी इच्छा जागृत होगी, आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे, अपने आप में अंदर डालोगे, अभ्यास करोगे, अपने आप में आदत डालोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं इसको कर सकता हूँ,
3-4 बच्चों को देखते हुए, यानी आपके बगल का भी बच्चा, आपके गुरु का भी बच्चा मेहनत कर रहा है तो आप भी करोगे इसे देखते हुए, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा है, जैसे कक्षा में प्रथम आने के लिए छात्रों का प्रयास करना, ठीक है। यही आपकी क्या है, प्रतिस्पर्धा है। ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहयोग क्या है। सहयोग के बारे में बताना, तो सहयोग का सिंपल सा रहता है, सहयोग का अर्थ है मिलजुल कर किसी कार्य को पूरा करना, यानी आपके साथ में आपके यार दोस्त हैं तो आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी कार्य को प्राप्त करते हैं, यानी किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो वो क्या है, आप सहयोग करके ही करते हैं उस कार्य को। तो ये क्या है, सहयोग। आपका भाई है या आपका दोस्त है, किसी काम को वो कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कर देते हैं, आप उसकी मदद कर देते हैं किसी कार्य को पूरा करने में, तो वही क्या है, सहयोग है, ठीक है। ये सहयोग है। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। टीम भावना विकसित होती है, ठीक है। सहयोग से क्या होती है, टीम भावना विकसित होती है, काम जल्दी और सही होता है। काम जल्दी, अगर एक काम को एक व्यक्ति कर रहा है किसी काम को, तो अगर उस काम को आप सहयोग करते हैं तो वो काम जल्दी भी होगा। तो ये क्या है, काम जल्दी और सही होता है, ठीक है। इससे काम जल्दी और सही होता है, आपसी समझ बढ़ती है, आप एक दूसरे की मदद करते हैं, आप किसी दोस्त की मदद कर रहे हैं, आप अपनी क्लास में किसी स्टूडेंट की मदद करते हैं तो बाद में वो भी आपकी मदद करेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, इससे क्या होता है, सहयोग से सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ें, ऐसे ही आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। स्कूल प्रोजेक्ट को समूह में मिलकर बनाना, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट आपकी क्लास में दिया गया है तो आप उसे समूह बनाकर करते हैं तो वो अच्छे तरीके से बनेगा और कम समय में बनेगा और सही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते हो यार आप, तो लाइक कम करते हो, बहुत कम करते हो। लाइक कर दो, चलो क्लास को लाइक तो कर दिया करो कम से कम। दंड बच्चों को उत्साहित करता है या निरुत्साहित, यानी कि जो दंड होता है वो बच्चों को उत्साहित करता है या निरुत्साहित करता है, यानी कि मोटिवेट्स करता है या डीमोटिवेट्स करता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। दंड को, दंड के बारे में लिखना है कि दंड होता है वो बच्चों को मोटिवेट्स करता है या डीमोटिवेट्स करता है, ठीक है। तो दंड सामान्यतः बच्चों को निरुत्साहित करता है, यानी कि डीमोटिवेट्स करता है। अगर किसी बच्चे को दंड दिया जाता है क्लास में तो वो कैसा होगा, सबके सामने आप उसे दंड दोगे किसी बच्चे को तो वो डीमोटिवेट्स होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें समझाया गया है, आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद आंसर आप अपने आप दे सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट है डर और तनाव पैदा करता है। जो दंड होता है वो क्या करता है, बच्चे के अंदर डर और तनाव पैदा करता है, आत्मविश्वास कम करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है, सीखने की इच्छा घटती है। अगर आप बार बार किसी बच्चे को दंड देंगे तो उसके सीखने की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो स्कूल ही आना बंद कर देगा, ठीक है। अगर आप उसे बार बार मारोगे, टॉर्चर करोगे तो क्लास में। बच्चों, यहाँ पे मैं ये थोड़ा हाइड हो गया, बच्चा गलती छिपाने में लगता है, ठीक है। अगर आप उसे बच्चे को समझेंगे नहीं, बच्चे से प्यार से बात नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ बताएगा नहीं, अपनी गलतियाँ छिपाने लगेगा, ठीक है। जैसे आपने बोर्ड पे क्वेश्चन करा दिया, अगर आप बच्चे ने क्वेश्चन आपके पास दिखाने के लिए लाए, बच्चे ने कुछ गलती कर दी उसमें, अगर आप उसे दंड देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं या सबके सामने क्लास में, तो बच्चा फिर बाद में आपको नहीं दिखाने आएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं गलती होगी मुझसे इसमें, अगर मैं ले जाता हूँ टीचर के पास तो वो मुझे मारेगा, पीटेगा सबके सामने। तो बच्चा क्या करता है, फिर उसे छिपाने लगता है, हाइड करने लगता है अपनी गलतियों को, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखकर शिक्षक या अभिभावक से दूरी बढ़ती है, ठीक है। यहाँ माता पिता हों चाहे आप शिक्षक हों, दोनों को ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आप बच्चे को दंडित करते हैं तो वो आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपसे बातें छुपाने लगता है, वो दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। उसे पता है बच्चे को, अगर मैं शिक्षक को ये बातें बताऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा, माता पिता को, अपने अभिभावक को बताऊंगा तो भी मुझे दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये डीमोटिवेट्स से, दंड से क्या होता है, डीमोटिवेट्स मिलता है। तो ये पॉइंट है, आपको इन पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही आसान सरल भाषा में समझा रहे हैं हम, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार डांट खाने वाला बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर देता है। अगर आप बार बार क्लास में डांट रहे हो बच्चे को, बच्चे ने गलती से कोई क्वेश्चन बोल दिया, आपने क्वेश्चन पूछा, गलत आंसर दे दिया, आप उसे डांट रहे हो, नहीं, आप उसे समझाओ, आप उसे प्यार से बताओ कि इसका आंसर ये होगा, तो बच्चे को थोड़ा मोटिवेट्स मिलेगा। अगर आप उसे डांटोगे बार बार तो बच्चा डीमोटिवेट्स होगा और प्रश्न पूछना बंद कर देगा, ठीक है। निष्कर्ष देकर दंड के स्थान पर समझाना और मार्गदर्शन करना अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया आपकी लाइफ के लिए भी। आप टीचर बनने जा रहे हो और
ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरस्कार। पुरस्कार होता है वो बच्चों को उत्साहित करता है या निरुत्साहित, यानी कि पहले हमने दंड की बात की थी, दंड बच्चों को उत्साहित करता है या निरुत्साहित, यानी कि डिमोटिवेट्स करता है या मोटिवेट्स। ऐसे ही पुरस्कार की बात है भैया, पुरस्कार मोटिवेट्स करता है बच्चों को या डिमोटिवेट्स करता है। तो बताऊंगा आपको मैं, पुरस्कार होता है वो बच्चों को उत्साहित करता है यानी कि मोटिवेट्स करता है। अगर आप बच्चों को, आपने टेस्ट लिया क्लास में, मान लीजिए आपने टेस्ट लिया, आपने कहा जो बच्चा प्रथम नंबर पे आएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट रैंक लेके आएगा, उसे हम 10 रुपये का पेन देंगे। तो बच्चे क्या है, अच्छा प्रदर्शन करेगा, पढ़ेगा। देर रात का आपने बोल दिया कल आपका टेस्ट है, जैसे जो बच्चा फर्स्ट नंबर लेके आएगा, फर्स्ट रैंक आएगा, उसे एक पेन मिलेगा 10 रुपये वाला। तो बच्चे क्या करेगा, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो फिर से आज ही से अभी से स्टार्ट कर देगा, जो आपने पढ़ाया उसे दोहराना स्टार्ट कर देगा, उसे याद करेगा, क्योंकि उसे क्या है, मोटिवेट्स मिला एक पेन के थ्रू कि उसे पेन लेना है, कल पूरी क्लास में तालियां बजवानी है अपने लिए, तो वो मोटिवेट्स होगा उससे। ठीक है, क्या होगा, उत्साहित होगा। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, तो ये पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रेरणा बढ़ती है, पुरस्कार से क्या होता है, प्रेरणा बढ़ती है बच्चों के प्रति। ठीक है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है। प्रोत्साहित, जो पुरस्कार होता है वो क्या होता है, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, सीखने में रुचि पैदा करता है। ठीक है, जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार के चक्कर में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, क्योंकि उन्हें पता है हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, कल गुरुजी हमारा टेस्ट लेंगे तो हमें अच्छा पुरस्कार मिलेगा, सबके सामने हमारे लिए तालियां बजेंगी। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है, इससे क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है, सीखने में रुचि पैदा करता है। ठीक है, पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, उदाहरण से ही समझे, जैसे अच्छे अंक आने पर पुरस्कार मिलने से बच्चा क्या और मेहनत करता है। ठीक है, और मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। सकारात्मक प्रोत्साहन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करें अच्छे से, ये पॉइंट भी और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आपकी लाइफ के लिए भी, आप टीचर बनेंगे तो ये आपको काम देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। बाल शोषण क्या है, बाल शोषण बताना है, बाल शोषण रोकने हेतु 3 बाल अधिकार बताने हैं। ठीक है, बाल शोषण के बारे में आपको बताना है कि बाल शोषण होता क्या है और बाल शोषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके 3 अधिकार बताइए। तो सबसे पहले हम बाल शोषण के बारे में बात करेंगे। जो बाल शोषण है वो होता क्या है। बाल शोषण वो स्थिति है जब बच्चे से जबरन काम कराया जाता है, नहीं ज़बरदस्ती काम कराया जाए, उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट दिया जाए या उसके अधिकार छीने जाएं, तो ये क्या है, ये बाल शोषण होता है। ठीक है, आप किसी बच्चे से ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं ये काम करो, ये यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये लाओ, वो लाओ, तो ये क्या है, बाल शोषण ही तो हो गया। बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती आप अपने काम थोप रहे हैं, बच्चे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ये करो वो करो, तो ये क्या है, बाल शोषण है। ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब बाल शोषण को रोकने के जो 3 अधिकार हैं, जो इसमें 3 अधिकार पूछे गए हैं प्रश्न में, तो आप 3 अधिकार लिख सकते हैं। तो पहला अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार होना चाहिए। अगर बच्चा शिक्षित है तो उसे पता है कि मेरे पे कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर उसे शिक्षित है तो बच्चे को सारी जानकारी मिल जाएगी पढ़ाई के थ्रू, तो उससे कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। तो पहला अधिकार हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, बच्चे को हिंसा, शोषण और अत्याचार से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। तीसरा आपका हो जाएगा स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चे को उचित भोजन, दवा और देखभाल मिलनी चाहिए। ये 3 अधिकार हैं बाल शोषण के, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट्स में भी आपको ये मिल जाएंगे, निष्कर्ष में भी आप देख सकते हैं। बाल अधिकारों का पालन करना ही बाल शोषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक नहीं किया है तो कमेंट में थैंक यू जरूर बोल देना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए, ये 2026 में आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। बाल श्रम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल श्रम क्या है और बाल श्रम के 3 कारण बताइए। बाल श्रम क्या है और बाल श्रम के 3 कारण बताने हैं। बाल श्रम वो है जब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी या काम कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाल शोषण कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये हर बार पूछा जाता है, एक दूसरे के पेपर में रिलेटेड होता है तो पूछा जा सकता है। फर्स्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चन सेकंड ईयर में देखने को मिलेंगे और सेकंड ईयर के काफ़ी क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और समझें क्वेश्चनों को। ठीक है, फिर उसके बाद आंसरों को देखें, और ये आपका एक पेपर का दूसरे पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरे में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी सब्जेक्ट एग्जाम से पहले कवर कर लें, अच्छे से पढ़ लें।
तो इसके मुख्य कारण बता दें आपको, 3 कारण पूछे गए हैं। गरीबी, सबसे जो मेन कारण है वो है गरीबी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर बच्चों को काम कराना पड़ता है, ठीक है, बच्चों से काम कराना पड़ता है। अशिक्षा, माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, इसलिए वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, उन्हें काम पर भेज देते हैं। बेरोजगारी, घर में कमाने वाला कोई नहीं होता तो वो छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, जैसे किसी ईंट के भट्टे पे या चाय की दुकान पे, तो ऐसी चीज़ों पे भेज देते हैं बच्चों को, ठीक है। जैसे चाय की दुकान पर काम करते छोटे बच्चे, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये निष्कर्ष देख सकते हैं, बाल श्रम समाज के विकास में बाधा है और इसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है, सभी की जिम्मेदारी होती है बाल श्रम को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है ये आपको बताना, एक विद्यार्थी के बारे में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में लगभग ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से पूछा जाएगा, तो ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपसे इतना पूछा जाएगा, पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके बारे में विद्यार्थियों के प्रति महत्व भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों, उपलब्धियों, प्रगति और सीखने की प्रक्रिया का व्यवस्थित संग्रह होता है। इसमें उसकी कॉपियाँ, प्रोजेक्ट, चित्र, टेस्ट, प्रमाण पत्र, गतिविधियाँ आदि शामिल रहती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल के माध्यम से, जैसे कि एक ऐसी फाइल है जिसमें बच्चे की सारी गतिविधियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसमें सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र वगैरह सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बच्चे की जितनी भी उपलब्धियां, उसने स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी की थी, क्या क्या प्राप्त किया, उसने उपलब्धियां, प्रगति और सीखने की प्रक्रिया, व्यवस्थित संग्रह, उसमें उसकी कॉपियाँ, प्रोजेक्ट, चित्र, टेस्ट, प्रमाण पत्र, गतिविधि आदि सभी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। किस में होती हैं, ये पोर्टफोलियो में होती हैं, ठीक है, एक बालक की, एक स्टूडेंट की। अब विद्यार्थी के बारे में पोर्टफोलियो का महत्व देखेंगे। तो सबसे पहले जो महत्व है पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। समग्र मूल्यांकन का साधन, ठीक है, समग्र मूल्यांकन का साधन कैसे, इससे बच्चे का केवल परीक्षा परिणाम नहीं बल्कि संपूर्ण विकास, शैक्षणिक, रचनात्मक, सामाजिक देखा जा सकता है। क्योंकि पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चे का, विद्यार्थी का सब कुछ यानी कि सारा का सारा डाटा एकत्रित रहता है, इसलिए बच्चे के बारे में सारी चीज़ें यानी सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। एक तो ये महत्व हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो का विद्यार्थियों के प्रति। दूसरा महत्व देखेंगे, प्रगति का स्पष्ट रिकॉर्ड, प्रगति का स्पष्ट रिकॉर्ड, बच्चे ने अब तक क्या किया है, उससे पहले क्या किया था, ठीक है। जैसे कि पुराने और नए कार्यों की तुलना से पता चलता है कि बच्चा कितना आगे बढ़ा है, यानी कि सारा रिकॉर्ड रहता है बच्चे का, तो उससे पता चलता है कि उसने पहले क्या किया था और अब तक कितना, मतलब पहले कितना सीखा था उसने, अब कितना सीख चुका है। तो ये सारी जानकारी उससे उसकी प्रगति का बारे में पता चलता है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी। तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, पल पल की जानकारी के लिए, डीएलएड संबंधित और एमपी डीएलएड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप बंटी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आसान भाषा में, ठीक है। तो बिना देरी किए जल्दी से नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ठीक है। नंबर व्हाट्सअप मैसेज करो, कॉल लगेगा नहीं कि सर हमें नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लेने हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के लेने हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। थोड़े से पैसे खर्च करके नोट्स परचेस कर लो, अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। आपका अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, हम हर बार कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत अंतर समझने में मदद। व्यक्तिगत अंतर समझने में मदद मिलती है, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, पोर्टफोलियो उसकी विशेष रुचि और प्रतिभा दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। पोर्टफोलियो से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चा अपने अच्छे कार्य देखता है तो उसमें गर्व और प्रेरणा आती है, ठीक है। बच्चे को अपने अच्छे कार्य दिखाई देते हैं कि उससे वो पहले कैसा था अब कैसा हो गया, तो उसे अपने आप पे गर्व होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है, वो
प्रेरणा मिलती है, ठीक है, उसे गर्व महसूस होता है और प्रेरणा मिलती है। तो ये पॉइंट के माध्यम से आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का आधार है, शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का आधार, जैसे शिक्षक बच्चे की कमजोरी पहचान कर सुधार की योजना बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अभिभावक शिक्षक संवाद आसान बनाता है, ठीक है। अभिभावक और शिक्षक का जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसे आसान बनाता है। कैसे? पोर्टफोलियो दिखाकर बच्चे की वास्तविक स्थिति समझाई जा सकती है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो पोर्टफोलियो दिखाकर और उसके अभिभावक को वो उसकी जो वास्तविक स्थिति है, वो इस टाइम कैसा है, पहले कैसा था, वो सारी की सारी बातें बता सकता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स को। या उदाहरण से समझे, यदि किसी बच्चे के पोर्टफोलियो में बार बार अच्छे चित्र हैं तो शिक्षक समझ जाते हैं कि उसमें केवल प्रतिभा और उसे आगे प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? पोर्टफोलियो में होती है। इसे अच्छे से पढ़ें। निष्कर्ष देकर पोर्टफोलियो विद्यार्थी के विकास को समझने और सुधारने का प्रभावी और वैज्ञानिक साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उपास्थान या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है, ठीक है। उपास्थान और आकस्मिक एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है। उपास्थान निरीक्षण या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या है, एक विद्यार्थी के बारे में इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले उपास्थान या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे होता क्या है, ठीक है। तो उपास्थान या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख वह लिखित विवरण है जिसे शिक्षक किसी विद्यार्थी के व्यवहार, प्रतिक्रिया, आदत या किसी विशेष घटना को देखकर तुरंत नोट करते हैं, ठीक है, तुरंत किया जाता है, उसे आकस्मिक या उपास्थान निरीक्षण कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ देखी गई वास्तविक घटना लिखी जाती है। जो उपास्थान या आकस्मिक निरीक्षण होता है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है? इसमें सिर्फ देखी गई वास्तविक घटना लिखी जाती है। इसमें शिक्षक की राय या अनुमान नहीं जोड़े जाते, ठीक है। यानी कि आपने जैसा देखा है वैसा ही लिखा जाएगा, किसी की राय नहीं लिखी जाएगी इसमें। या आपसे बोल दिया, आपका एक विद्यार्थी है, किसी आपके टीचर ने यानी कि आपके स्टाफ ने बोल दिया कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये आकस्मिक निरीक्षण है, ठीक है। तो आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। आपको तुरंत अपनी आंखों से देखना होगा कि आपने जो आंखों देखा है वही इसमें लिखा जाएगा। ये छोटा, स्पष्ट और तथ्यात्मक होता है, ठीक है, तथ्यात्मक होता है, रियल होता है, मतलब जैसा आप देखोगे वैसा ही आप लिखोगे। किस में लिखोगे? उपास्थान या आकस्मिक निरीक्षण में, ठीक है। अब विद्यार्थी के बारे में इसका महत्व देखेंगे। तो महत्व में पहला पॉइंट देखें, वास्तविक व्यवहार की जानकारी। इसमें क्या होता है? उपास्थान में वास्तविक व्यवहार की जानकारी मिलती है। जैसे यह बच्चे का स्वाभाविक व्यवहार दिखाता है, जैसे वह साथियों से कैसे बात करता है या काम कैसे करता है अपने साथियों के साथ, ठीक है। वास्तविक जानकारी मिलती है, वास्तविक व्यवहार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समस्या पहचानने में सहायक। यदि बच्चा झगड़ालू, डरपोक या चुप रहने वाला या ध्यान ना देने वाला है तो रिकॉर्ड से पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आकस्मिक यानी कि तुरंत की घटना लिखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। तीसरा पॉइंट देखा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में मदद मिलती है। शिक्षक रिकॉर्ड देकर उसी अनुसार बच्चे को अलग अलग तरीके से सहायता दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसमें वास्तविक रियल जानकारी होती है, तो वो बच्चे का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है, इसे आगे कैसे करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, विकास का आकलन। इससे विकास का भी आकलन होता है। समय समय पर लिखे गए अभिलेखों से पता चलता है कि बच्चे में सुधार हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप समय समय में लिखते जा रहे हो किसी के बारे में, तो आपको जानकारी मिलती जाएगी। आपकी जो पिछली बातों को देखते हुए आप देखेंगे कि हाँ, हमने पहले ये लिखा था, पहले बच्चा ऐसा था, अब इसमें ये सुधार आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निष्पक्ष मूल्यांकन। निष्पक्ष मूल्यांकन ये अनुमान या पक्षपात से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक घटना का विवरण होता है। यानी आप इसमें अनुमान वाली कोई बात नहीं होती है, पक्षपात वाली कोई बात नहीं होती है कि ये सही है या गलत है। किसी और के दूसरे की राय या अनुमान पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसमें जो होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक घटना का विवरण होता है, ठीक है, वास्तविक जानकारी मिलती है इससे। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन को समझें, फिर उसके आंसर को समझें, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा कलम ना पकड़ पाने के कारण लिख नहीं सकता है।
एक बच्चा है जो कलम ना पकड़ने के कारण लिख नहीं सकता है। बच्चे को लिखने में सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना बनाइए। तो ये कार्य योजना बनानी है। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो यह समस्या सूक्ष्म मोटर कौशल की है, यानी कि फाइन मोटर स्किल। अगर छोटी मांसपेशियां होती हैं उसे सूक्ष्म मोटर कौशल कहते हैं, यानी सूक्ष्म कौशल कहते हैं, जिसमें छोटी मांसपेशियां यानी कि उंगलियों में जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं उन्हीं से पेन पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यह समस्या किसकी है? सूक्ष्म मोटर कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स की है। कमजोरी गलत पकड़ या अभ्यास की कमी के कारण हो सकती है। ठीक है, बच्चा कलम ना पकड़ने का कारण क्या हो सकता है? इसमें कमजोरी हो सकती है, गलत पकड़ हो सकती है। अगर आप पेंसिल को या पेन को बच्चे को सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बच्चा सही से नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो अभ्यास की कमी हो सकती है, इसमें अभ्यास नहीं किया गया हो बार बार, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चे को लिखने योग्य बनाने के लिए निम्न कार्य योजना अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की बेसिक चीज़ है। आंसर स्टार्ट करने से पहले तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट के माध्यम से लिखना है। जैसे समस्या का निरीक्षण पहला पॉइंट है। तो बच्चे पेन कैसे पकड़ते हैं ये देखें। सबसे पहले तो आप समस्या का निरीक्षण करेंगे तो बच्चा पेन कैसे पकड़ा है, बच्चे ने पेन कैसे पकड़ा है ये देखेंगे। सबसे पहले हाथ कांपता है या ढीला रहता है ये देखेंगे। बच्चा लिखने से डरता तो नहीं है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो समस्या का सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। उसके बाद कारण का पता लगाएंगे, क्या कारण है सही से ना लिखने का। ठीक है, उंगलियां की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, पहले अभ्यास नहीं कराया गया है, गलत पकड़ की आदत है या आत्मविश्वास की कमी है। तो इन पॉइंट को यानी कि कारण को आपको पता लगाना है, क्या कारण हो सकते हैं बच्चे में। फिर उसके बाद सुधार गतिविधियाँ। ठीक है, सुधार गतिविधियों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हाथ मजबूत करने का अभ्यास, कराना है बच्चे को। गेंद दबाना, ठीक है, उसे गेंद देनी है दबाने वाली, उससे दबाएगा बार बार तो उसकी मांसपेशियां कैसी होंगी? मजबूत होंगी। मिट्टी गूंदना, किले से आकृतियाँ बनाना, मोती प्रोना। ठीक है, तो ये क्या है? छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होगा तो उसके हाथ कपेंगे नहीं और मजबूत बनेंगे। ठीक है, सही पकड़ सिखाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सही पकड़ सिखाना। 3 उंगलियां पकड़ यानी कि सिखाएं, 3 उंगली पकड़ना सिखाएं। मोटे पेंसिल या क्रेयॉन से शुरुआत करें। ठीक है, मोटे पेंसिल या क्रेयॉन से शुरुआत करें। उसके बाद लिखने से पहले रेखा अभ्यास, सीधी रेखा, गोल रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट ना लिखवाएं, उससे पहले सीधी रेखा खिंचवाएं, फिर गोल रेखा खिंचवाएं, फिर उसके बाद तिरछी रेखा खिंचवाएं। ठीक है, तो लिखने से पहले रेखा अभ्यास है जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अक्षर लिखवाना, रेखा, आकृति, अक्षर, शब्द। ठीक है, पहले आकृति बनाना सिखाएं उसे, फिर उसके बाद अक्षर, फिर उसके बाद शब्द। सकारात्मक प्रोत्साहन यानी कि डांट नहीं, प्रशंसा करें। बच्चे जो भी कुछ बच्चा लिख रहा है तो उसे डांटे नहीं, अगर गलत भी लिख रहा है तो भी उसकी प्रशंसा करें, उसे समझाएं कैसे लिखना है। ठीक है, छोटे लक्ष्य दें बच्चे को। छोटे जब बच्चा सीखना स्टार्ट कर दे तो उसे छोटे छोटे काम दें, छोटे छोटे लक्ष्य उन्हें वो पूरा करेगा तो उसका अभ्यास होगा। ठीक है, नियमित अभ्यास करें। रोज़ 10 से 15 मिनट लिखाने का अभ्यास करें तो बच्चा लिखना सीख जाएगा। ठीक है, अब ये कार्य योजना होगी। जो कार्य योजना हमने बताई, शिक्षक पहले बच्चे से स्लेट पर बड़ी बड़ी लाइन बनवाए, फिर कॉपी में अक्षर लिखवाए। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये कार्य योजना। पहले आपने क्वेश्चन को समझा होगा, क्वेश्चन समझा था आपने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बच्चा कलम ना पकड़ पाने के कारण लिख नहीं सकता है। जो बच्चा है वो कलम ना पकड़ने के कारण क्या कर सकता है? लिख नहीं सकता है। तो बच्चे को लिखने में सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना बनानी है। आप एक टीचर हैं तो आपको कार्य योजना ऐसी बनानी है कि बच्चा लिखना सीख जाए। कैसे सिखा सकते हैं एक बच्चे को लिखना आप? तो वही चीज़ें आप बच्चे की सबसे पहले समस्या देखनी है आपको कि बच्चे के अंदर क्या समस्या है, वो क्यों नहीं लिख पा रहा है। उसके बारे में उसके कारण को पता करना है कि वो किस कारण से लिख नहीं पाता है, कारण क्या हो सकते हैं। फिर सुधारात्मक गतिविधि आपको देनी है, कैसे सुधारना है। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी चीज़ें कार्य योजना में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा स्वस्थ है परंतु खेलता नहीं है। बच्चे को खेलने में सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना बनाइए। देखो, एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा स्वस्थ है, लेकिन परंतु वो खेलता नहीं है। बच्चे को खेलने में सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना बनानी है एक टीचर को। ठीक है, आप एक टीचर के थ्रू सोचेंगे ये सारी चीज़ें आप, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह समस्या शारीरिक नहीं है, यह समस्या एक बच्चा स्वस्थ है तो ये शारीरिक चीज़ें नहीं है, ये कैसी हैं? बल्कि मानसिक व सामाजिक से रुचि से जुड़ी हो सकती है। ठीक है,
यह समस्या शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक या रुचि से जुड़ी हो सकती है। क्या पता हो जो खेल में बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, जिसे काफ़ी बच्चों को क्रिकेट देखना पसंद नहीं होता है, काफ़ी बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वो ये कारण पहचानेंगे क्या कारण है, ठीक है। शर्मीलापन, बच्चा क्या शर्माता है, शर्मीलापन है, आत्मविश्वास की कमी है, बच्चे में हारने का डर है, दोस्तों की कमी है। तो ये सारे पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो एग्जाम से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। खेल में रुचि नहीं है, ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। फिर कार्य योजना बनानी है, ठीक है। कार्य योजना, उसके कारणों का पता लगा के आपको कार्य योजना बनानी। आसान खेल से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आसान खेल से शुरुआत करेंगे, जैसे गेंद पकड़ना, ताली खेल और रस्सी कूद, ठीक है। ये आसान खेल हैं बच्चों के लिए। फिर उसके बाद समूह में शामिल करना है, दोस्तों के साथ खेलने से उत्साह बढ़ती है। रुचि आधारित खेल, बच्चे की पसंद पूछकर खेल चुनें। और मॉडल प्रस्तुत करना, यानी कि शिक्षक माता पिता खेल कर दिखाएं, ठीक है। पहले शिक्षक है वो बच्चे को दिखाएंगे कैसे खेलना है, उसी हिसाब से सीखेगा बच्चा, ठीक है। प्रोत्साहन देना, जब बच्चा अच्छा प्रोत्साहन करने लग जाए, मतलब अच्छा प्रदर्शन करने लग जाए, खेलना सीखना स्टार्ट कर दे, उसे इंटरेस्ट आने लगे तो उसकी प्रशंसा करें। छोटे छोटे पुरस्कार भी दें ताकि उसका जो आत्मविश्वास है वो बड़े पुरस्कार को देखते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद डर दूर करना, बताएं कि हारना भी सीखने का हिस्सा होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या है हार जाते हैं तो डिमोटिवेट्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी टीचर का समझाना चाहिए बच्चों को कि डर दूर करना, बताने का एक हारना होता है वो सीखने का भी एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, यदि बच्चा दौड़ नहीं सकता है तो उसे कैरम, बैडमिंटन या बॉल गेम से शुरुआत कराएं, ठीक है। काफ़ी ऐसे खेल हैं जो दौड़ने के भी नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। निष्कर्ष देखें, उचित वातावरण, साथियों का सहयोग और प्रोत्साहन से बच्चा खेलों में सक्रिय हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है भैया, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नताओं का विस्तृत व्याख्या कीजिए। विस्तृत व्याख्या करनी है समाजीकरण में सामाजिक भिन्नताओं की, ठीक है। तो सामाजीकरण की पहले परिभाषा देखेंगे, सामाजीकरण होता क्या है। तो सामाजीकरण को समझेंगे, सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, भाषा, व्यवहार और संस्कृति सीखता है। यानी कि सामाजीकरण वह है जिसमें बच्चा समाज के नियम, मूल्य, भाषा, व्यवहार और संस्कृति को सीखता है, ठीक है। ये सामाजीकरण की परिभाषा है, आप इसे सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर की पूछता है पेपर में। सामाजिक भिन्नता होती है सामाजीकरण में, उनको पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, सामाजिक भिन्नता और उनका प्रभाव, ठीक है। तो आपको पॉइंट के माध्यम से समझना है। तो सबसे पहली जो है वो आर्थिक भिन्नता है, ठीक है। आर्थिक भिन्नता, अमीर बच्चों को अधिक संसाधन मिलते हैं। समाज में क्या होता है, अमीर बच्चों को अधिक संसाधन मिलते हैं और गरीब बच्चों को अवसर सीमित होते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बहुत ही कम अवसर मिलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। अमीर बच्चों को ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट देखें, सांस्कृतिक भिन्नता, अलग अलग परिवारों के रीति रिवाज अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे, भाषा भिन्नता, भाषा सीखने की गति और समझ को प्रभावित करती है। और चौथा पॉइंट देखें, शिक्षा स्तर, शिक्षित परिवार में सीखने का वातावरण बेहतर होता है, ठीक है। शिक्षित परिवार होता है उसमें बच्चा आसानी से सीख जाता है। और नेक्स्ट देखें, लिंग भिन्नता, ठीक है। लिंग भिन्नता, इसमें कई समाजों में लड़का लड़की से अलग अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। इसमें लिंग भिन्नता भी होती है। काफ़ी जगह बच्चों का महत्व होता है, काफ़ी जगह बच्चियों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। काफ़ी जगह बच्चियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। तो ये लिंग भिन्नता भी होती हैं। ग्रामीण और शहरी अंतर, ठीक है। ग्रामीण और शहरी अंतर देखें, शहर में तकनीकी ज्ञान होता है और गांव में प्राकृतिक ज्ञान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए उदाहरण सहित उदाहरण समझेंगे। उदाहरण क्या कह रहा है, शहरी बच्चा कंप्यूटर जल्दी सीखता है जबकि ग्रामीण बच्चा खेती में काम जल्दी सीखता है, ठीक है। शहरी बच्चे यानी शहर के बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाते रहते हैं। लेकिन जबकि जो ग्राम वाले यानी गांव वाले बच्चे होते हैं वो खेतीबाड़ी ज़्यादा करते हैं, तो उनका ज़्यादातर ध्यान कहाँ रहता है, खेती पर रहता है, ठीक है। वो खेती का काम जल्दी सीखते हैं। और अगर आप शहरी बच्चे को गांव में लेके आएंगे तो वो खेती पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसे धूप लगेगी, कहीं घाम लगेगी, पसीना आएगा, बीमार भी पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि शहरी लोग हैं वो एसी वगैरह में रहते हैं, गांव वाले लोग हैं वो
प्राकृतिक हैं, वो कहीं में भी किसी भी मौसम में परिवर्तित होते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अभी तक आपने बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस नहीं किया है, नोट्स नहीं लिए तो आप ले सकते हैं। बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस कर लो, कम से कम पैसों में आपको मिल जाएगा। नोट्स ले लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, सरल हुआ आसान भाषा में। ठीक है, और इस क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं किया आपने अभी तक, यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। समाजीकरण क्या है? किसी दो समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। समाजीकरण क्या है और किसी दो समाजशास्त्रियों के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। समाजीकरण की परिभाषा तो अभी हमने आपको बताई थी। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहने के नियम, व्यवहार और मूल्य सीखता है। तो ये क्या है? समाजीकरण है। तो दो सिद्धांत की बात करेंगे इसमें। तो दर्पण आत्म सिद्धांत, दर्पण आत्म सिद्धांत पहला सिद्धांत है इसमें, दर्पण आत्म सिद्धांत। तो व्यक्ति स्वयं को दूसरों की नज़र से देखता है। ठीक है, समाज में क्या होता है? समाजीकरण में व्यक्ति स्वयं को दूसरों की नज़र से देखता है। लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं उससे हमारा क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। उदाहरण के तौर पे देखें, यहाँ पे उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाऊं। यदि बच्चे को बार बार तुम बुद्धिमान हो कहा जाए तो वह खुद को बुद्धिमान मानने लगता है। ठीक है, तो ये समाज में होता है। अगर आप किसी से कहोगे आप स्मार्ट हो या आप इंटेलिजेंट हो, तो वो उसी हिसाब से उसे मानने लग जाता है कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और दूसरे सिद्धांत की बात करें तो भूमिका ग्रहण सिद्धांत। ठीक है, भूमिका ग्रहण सिद्धांत, बच्चा दूसरों की भूमिका निभाकर सीखता है। ठीक है, बच्चा दूसरों की भूमिका निभाकर सीखता है। खेल के माध्यम से सामाजिक व्यवहार सीखता है। ठीक है, खेल के माध्यम से सामाजिक व्यवहार सीखता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, टीचर खेलते समय बच्चा शिक्षक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे चोर सिपाही आपने खेल वगैरह खेले होंगे, जैसे बच्चा कोई पुलिस बनता है तो वो पुलिस की तरह एक्टिविटी करने लगता है, तो पुलिस की तरह सारे काम करता है, उसी हिसाब से वो सीखने लगता है। ठीक है, चोर वाला बच्चा चोर की तरह करेगा, टीचर बनेगा वो टीचर की तरह करेगा। निष्कर्ष की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समाजीकरण व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है। समाजीकरण व्यक्ति को समाज के अनुकूल यानी समाज में रहने लायक बनाता है, और समाजशास्त्री सिद्धांत इस प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, समाजीकरण होता है वो व्यक्ति को कैसा करता है? अनुकूल करता है समाज के प्रति। और जो समाजशास्त्री होते हैं वो सिद्धांत होते हैं, समाजशास्त्री सिद्धांत होते हैं, वो इस प्रक्रिया जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की समझ को आप कक्षा में कैसे लागू करते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पियाजे है, जीन पियाजे, उनके अनुसार जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, उसमें से एक संज्ञानात्मक विकास की जो समझ है आप उसे कक्षा में कैसे लागू करते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे हम संक्षिप्त में समझेंगे। ठीक है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हर एक पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे का सोचने समझने का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो जीन पियाजे होते हैं उनके अनुसार बच्चे का सोचने समझने का विकास है वो 4 अवस्थाओं में होता है। तो वो 4 अवस्था यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियता अवस्था की आयु कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष आयु ये किसने कही थी? ये जीन पियाजे ने कही थी। ये किसका सिद्धांत है? पूर्व सक्रियता अवस्था किसने कही थी, किसने बताई थी? ये जीन पियाजे ने बताई थी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की जो 4 अवस्थाएँ, संवेदिक गति अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व सक्रियता अवस्था या सक्रियता अवस्था भी पूछ लेता है, 2 से 7 वर्ष है। ठोस सक्रियता अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक सक्रियता अवस्था 11 से ऊपर की होती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं और इनकी वर्ष आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कक्षा में लागू करने के तरीके। कक्षा में लागू करने के तरीके बताए गए। तो आयु के अनुसार शिक्षण। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आयु के अनुसार
शिक्षण है। आयु के अनुसार शिक्षण कैसे? हर उम्र के बच्चों को उनकी समझ के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चे की आयु के अनुसार ही उसे काम देना है, उसे पढ़ना है उसी हिसाब से, ताकि वो समझ सके। क्योंकि अगर आप 2 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, पढ़ाओगे, तो वो आपकी बातें कभी नहीं समझ पाएगा, ना कभी वो सीख पाएगा कि आप क्या समझा रहे हो, उसे क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बताई गई है पहली आयु के अनुसार शिक्षण के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण छोटे बच्चों को वस्तुएं दिखाकर, छूकर और खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आप क्लास में गए, छोटे बच्चे हैं, आपने कॉपी लिया और बोर्ड पे सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया कि ये करो, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे ने कभी एप्पल देखा ही नहीं है, आप उससे बोल रहे हो एप्पल बताओ, एप्पल लिखो, तो वो कैसे लिखेगा? आप उसे समझाओ चित्र के माध्यम से। अगर आप रियल एप्पल लेके आते हो, उसे बताओ, छूकर बताओ, तो उसे जल्दी समझ में आएगा कि ये एप्पल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, ठोस उदाहरण का प्रयोग। ठोस उदाहरण का प्रयोग यानी छोटे बच्चों को अमूर्त बातें नहीं बल्कि वास्तविक उदाहरण समझ आते हैं, ठीक है। आप बच्चे को समझाएं कि ये एप्पल होता है, एप्पल देकर और गेंद दिखाकर या गेंद लाकर बच्चों को समझाएं कि ये गेंद है, ठीक है। तो बच्चे जल्दी समझेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे उदाहरण में देखें, गिनती सिखाते समय कंकड़ या टॉफी का प्रयोग करें, ठीक है। गिनती सिखाते समय कंकड़ या टॉफी का प्रयोग कर सकते हैं तो बच्चा जल्दी समझेगा। उसके बाद प्रश्न पूछने के अवसर। प्रश्न पूछने के अवसर बच्चों को सोचने और उत्तर खोजने के लिए भी टाइम देना चाहिए वो बच्चे, ताकि वो समझें और पूछें, ठीक है। बच्चों को सोचने और उत्तर खोजने दें। नेक्स्ट देखा समूह कार्य। समूह कार्य यानी समूह में काम करने से तर्क शक्ति और सामाजिक समझ में बढ़ती है, ठीक है। सामाजिक समझ बढ़ती है समूह में कार्य करने से। और नेक्स्ट देगा समस्या समाधान गतिविधियाँ, पहेलियाँ, गणित प्रश्न, प्रयोग आदि ले दें, ठीक है। बच्चों को पहेलियाँ दें, गणित प्रश्न दें ताकि वो उन्हें सॉल्व कर सकें, प्रयोग आदि दें बच्चों को, ठीक है। तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। निष्कर्ष देखें, यदि शिक्षक प्याजे की अवस्थाओं को समझकर पढ़ाएं तो शिक्षण अधिक प्रभावी और बालक केंद्रित बनता है, ठीक है। यदि अब जो जीन पियाजे ने बताया गया है, जो अवस्थाओं के बारे में जो हमने अभी आपको बताया, आप इसे 1-2 बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावी बनेगा और बाल केंद्रित बनता है, ठीक है। अब बच्चा जल्दी समझेगा उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साक्षात्कार के कोई 2 प्रकार लिखिए, आप कच्चा शिक्षण में इन्हें कैसे लागू करेंगे। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो साक्षात्कार की परिभाषा देखेंगे, साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। जैसे आप क्लास में गए, आपने किसी स्टूडेंट से पूछा आपका क्या नाम है भाई, और फिर आप अपना नाम बता रहे हैं, उससे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यही साक्षात्कार है। उससे पूछोगे आपने क्या क्या पढ़ाया था, कौन सा टीचर पढ़ाता था, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आते हो, तो ये क्या इंटरव्यू हो गया, एक तरीके का साक्षात्कार हो गया, ठीक है। हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, बस इतना ध्यान रखें। आप इसमें अपने मन से पॉइंट बना के लिखोगे ना, तब भी आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आंसर देने का तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की बात की गई है। तो पहला प्रकार है संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार में क्या होता है, तय प्रश्न पूछे। तय प्रश्न, जो प्रश्न होते हैं वो तय किए गए होते हैं, सभी से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने बोला कि हम आपसे 1 से 10 तक हमने पाठ पढ़ाया, यानी कि दूसरा पाठ पढ़ाया, कल दूसरे पाठ से सभी प्रश्न पूछेंगे, तो वो आपने बता के पूछेंगे, तो ये क्या है, संरचित साक्षात्कार हो जाएगा। तुलना आसान होती है, ठीक है। इसमें कैसी होती है, तुलना आसान होती है, सभी से एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और तय किए गए प्रश्न होते हैं, ठीक है इसमें। और नेक्स्ट देखें, दूसरा साक्षात्कार होता है वो असंरचित होता है। इसमें प्रश्न पहले से तय नहीं होते हैं। आपने बोला दूसरा पाठ याद करना है, तो आप दूसरे पार्ट में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है। बातचीत के अनुसार प्रश्न बदलते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी प्रश्न बदल सकते हैं, अधिक गहराई से जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें अधिक गहराई से जानकारी मिलती है क्योंकि सभी के क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, सभी के आंसर भी अलग अलग आएंगे, ठीक है। कक्षा में उपयोग कैसे करेंगे इसका, तो कक्षा में उपयोग देखें, विद्यार्थियों की रुचि जानने में,
समस्या पहचानने में, अगर बच्चे का जैसे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, बच्चों की जानकारी, अगर आप बच्चों से बातचीत करेंगे तो बच्चों की रुचियों के बारे में पता चलेगा आपको, उसकी समस्याएं पहचानेंगे, बच्चों की सीखने की कठिनाई समझेंगे, करियर मार्गदर्शन में हेल्प करेंगे, आप बच्चों के बारे में जान के तो आप उन्हें बताएंगे, और व्यक्तिगत परामर्श में भी, ठीक है। और शिक्षक छात्र से पूछे तुम्हें कौन सा विषय कठिन लगता है, इससे शिक्षक सहायता योजना बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले लगाव का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे, लगाव सिद्धांत होता क्या है। जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के बारे में देखेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है जॉन बॉल्बी के लगाव का सिद्धांत होता है वो क्या है, ठीक है। तो जॉन बॉल्बी के अनुसार बच्चा अपने देखभाल करने वाले व्यक्ति, जो बच्चा होता है वो अपने देखभाल करने वाले व्यक्ति यानी कि माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, से भावनात्मक संबंध बनाता है। जॉन बॉल्बी कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने देखभाल करने वाले यानी कि उसके माता पिता हो गए या उसके शिक्षक हो गए, उनसे क्या कहता है, भावनात्मक संबंध बनाता है, जिसे लगाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लगाव कहते हैं। ये उसके मानसिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये लगाव कैसा होता है, बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जो भावनात्मक संबंध बनाता है। इसमें शैक्षिक उपयोगिता की बात करें तो शैक्षिक उपयोगिता के बारे में आप देखेंगे, सुरक्षा की भावना, शिक्षक से लगाव होने पर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, सीखने में रुचि बढ़ती है, सुरक्षित बच्चा अधिक सक्रिय होकर सीखता है, यानी उस बच्चे को पता है कि ये टीचर मुझे ना तो डांटेगा ना मारेगा ना, मैं तो एकदम सुरक्षित हूँ, तो वो ज़्यादा सीखने का प्रयास करेगा, क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएंगी तो उसे शिक्षक डांटेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और व्यवहार सुधार, तीसरा पॉइंट कह रहा है व्यवहार सुधार, प्रेम पूर्ण वातावरण से बच्चा क्या करता है, अनुशासित रहता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, प्रेम पूर्वक रखेंगे, अच्छे से समझाएंगे, जो गलती कर रहा है उन्हें बताएंगे कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ऐसे ये करना है, ये बुक ऐसे पढ़नी है, इसका आंसर ऐसे देना है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा और अनुशासित में रहेगा, ठीक है, अनुशासन में रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, आत्मविश्वास विकास, लगाव से आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। सामाजिक कौशल वृद्धि, यानी बच्चा दूसरों से संबंधित बनाना सीखता है, ठीक है। सामाजिक कौशल वृद्धि, तो बच्चा दूसरों से संबंधित बनाना सीखता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, यदि शिक्षक बच्चे से स्नेहपूर्वक बात करता है तो बच्चा डरता नहीं है और खुलकर प्रश्न पूछता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को डरा कर रखेंगे तो वो आपसे क्लास में एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर आप बच्चे से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखते हैं, तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा, खुलकर उसे डर, उसके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा अगर आप उसके प्रति व्यवहार अच्छा रखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संवेग नियंत्रण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। संवेग नियंत्रण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखनी है आपको। छात्रों के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है, तो ये आपको बताना। 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले संवेग नियंत्रण का अर्थ जानेंगे। संवेग नियंत्रण होता क्या है, ठीक है। अपनी भावनाओं, जैसे बच्चे के अंदर अपनी अपनी भावना होती है, हर व्यक्ति हर इंसान के अंदर, जैसे गुस्सा, डर, खुशी आदि, ये क्या है, भावनाएं को सही तरीके से नियंत्रण करना ही संवेग नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि आपको गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, डर पे कंट्रोल करते हैं, खुशी पे कंट्रोल कर जाते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, तो वही क्या है, यही तो संवेग है भैया। अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना ही संवेग कहलाता है, ठीक है, संवेग नियंत्रण कहलाता है। तो संवेग नियंत्रण की आवश्यकता देखेंगे तो जहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझाई हमने, अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, सही निर्णय लेने के लिए, झगड़े रोकने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 5वां पॉइंट है सफलता प्राप्त करने के लिए। अब देखें छात्रों के लिए उपयोगिता, छात्रों की लिए उपयोगिता देखेंगे तो पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, परीक्षा तनाव कम होता है, मित्रता संबंध अच्छे रहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक आदतें कम होती हैं। तो ये छात्रों के लिए उपयोगिता के पॉइंट हैं।
उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, यदि छात्र गुस्सा नियंत्रित करना सीख ले तो वह झगड़ा करने के बजाय समस्या का समाधान करने लगता है, खोजने लगता है। ठीक है, निष्कर्ष में देखें आप, संवेग नियंत्रण विद्यार्थी के व्यक्तित्व, व्यवहार और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक गुण होता है। ठीक है, संवेग नियंत्रण करना जरूरी होता है, मैं सभी स्टूडेंट को कहता हूँ, क्योंकि समय के अनुसार ही गुस्सा करना चाहिए। अपन को गुस्सा कभी कभी क्लास में बच्चे फालतू में टीचर पे गुस्सा करने लगते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए टीचर सभी के लिए अच्छे रहते हैं, टीचर की वजह से ही हम आगे पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए वो 2026 और आने वाली ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आगे वाले पेपर्स में आपसे पूछे जाएंगे। 2026 में इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स खरीद लो जल्दी, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स ले लो भाई। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इन्हें नोट्स पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में आपकी कम परसेंटेज रह गई तो कमी रह जाएगी, इसलिए आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, 90+ स्कोर के लिए नोट्स परचेस कर लो। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। सभी स्टूडेंट को शेयर कर दो, सभी ग्रुप में इस क्लास को, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप 2-3 बार इस क्लास को देखते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भैया। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थैंक यू जरूर बोल देना भैया कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपको जल्दी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।